नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जसपुर इकाई ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी बोले, सरकार है कि हाईकोर्ट के आगे भी बहाने बनाने से नहीं चूकती। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन के बरसात के पानी को लेकर लोगों ने किया हंगामा। कोटाबाग बैगन नाला बना रामनगर युवक के लिए काल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज ने निकाली मशाल यात्रा। मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, प्रशासन ने आपदा मद से बांटी राहत राशि। डॉक्टर की लापरवाही से हुई महिला की मौत। हल्द्वानी में भारी बारिश और अतिवृष्टि के बाद दिखे तबाही के मंजर। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर अवैध पार्किंग पर होगी कार्यवाही। गौरा पड़ाव में 18 दिन से धरने पर ग्रामीण नहीं है कोई सुनने वाला। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य अंतिम चरण पर। मंगल कलश यात्रा के साथ ऋषेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। विवाद के चलते कोतवाली में ही लड़ गए दो पक्ष। विधानसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने साधा भाजपा पर निशाना। सीएम धामी ने विपक्ष से सदन में सकारात्मक रुख अपनाने की करी अपील। सुरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने पर लोगों ने जताया आक्रोश। विवादित शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जसपुर इकाई द्वारा देश के कोलकाता तथा उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर में हुई नृशंस घटनाओं को लेकर आज जसपुर सुभाष चौक से लेकर मुख्य बाजार में विद्यार्थियों एवं नारी शक्ति के साथ दरिंदों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक एसएफडी करण कुमार, जिला संयोजक नवनीत कुमार, अभिनव कुमार, अनिकेत जोशी एवं सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को सरकार द्वारा एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हालात इतने बुरे हैं कि हाईकोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे धकेलना चाहती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हो या देश में पूरा विश्वास खो दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एफिडेविट ये जाकर करके आज कोर्ट में देकर करके आए, जब कोर्ट ने इनको बड़ा डंडा लगाया, पटकार में साल भर से ज्यादा, साल भर होने वाला है इनको जो है निकाय चुनाव की, आज घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। तो मुझे तो आज भी बहुत डाउट है, अभी तक निर्वाचन आयोग में अभी तक शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद नहीं है। आप समझिए, अल्मोड़ा और तमाम चीजों का परिचय नहीं हुआ। यहाँ का पता नहीं कि हल्द्वानी सीट वो किस कैटेगरी में जाएगी। पूरे कई जगह पर असमंजस है और उसमें ये कहते हैं हम चुनाव करा देंगे 25 अक्टूबर के। तो मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में डाउट इसलिए है क्योंकि उनको डर है हार का डर होने की वजह से वो चुनाव को दू लेट करते जाएंगे। ये है कहानी। रामनगर में वर्तमान में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा रोडवेज परिसर में बरसात के पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दौरान वहां एक और इस पानी से रोडवेज परिसर में जल भराव होने के कारण यात्रियों एवं कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मंगलवार की देर रात लगातार हुई बारिश के बाद रोडवेज परिसर में इस पानी की निकासी पास में एक सड़क पर कर दी गई, जिससे बुधवार को बरसात का पानी सड़क पर आने के बाद यहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हालत में दिखे। सड़क पर पानी का बहाव तेज होने के कारण कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए, जिसके बाद इस क्षेत्र में रहने वाले कई लोग रोडवेज परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटते हुए मौके पर एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे को बुलाया, जिस पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि ठेकेदार को ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वन परिसर का पानी भी रोडवेज परिसर से गुजरता है, जिस कारण बरसात के दौरान ये समस्या उत्पन्न हो रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अंदर बच्चे स्कूल जाते हैं, इस रोडवेज की दीवार का कोई भरोसा नहीं है कि सब कुछ है। ये स्थिति हो रही है, यहाँ कैसे जाएंगे बच्चे। नमस्कार। ये भीग गई में पानी की निकासी को लेकर जो आवाज बस्ती में पानी जा रहा है उसको लेकर आज आपने निरीक्षण किया है। काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को, किस प्रकार के निर्देश दिए हैं? अभी रोडवेज का नया बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, जिसमें भरान की वजह से कुछ जो ड्रेनेज था वो बंद हो गया है, उसको खोलने के तत्काल निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंपाउंड का भी जो पूरा का पूरा पानी है उसकी भी प्रॉपर निकासी नहीं है, जिसकी निकासी के लिए यहाँ पे भी ड्रेनेज प्लान बनाया जाना आवश्यक है और उसके लिए उसके तत्काल समाधान के लिए भी संबंधित को निर्देश दिए जा रहे हैं।
इसके तहत पूरे रामनगर शहर के ड्रेनेज प्लान का सिंचाई विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरे शहर में जो जल भराव की स्थिति उसका निराकरण हो पाएगा। देखिए होता क्या है कि ये रोडवेज का काम चल रहा है, इसका सारा गंदा पानी जो है इन्होंने हमारे मोहल्ले गली में छोड़ दिया है। अब बरसात होने के बावजूद भी 3-4 घंटे पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से मतलब स्कूल के बच्चे जाना हो या मोहल्ले के लोगों ने जाना है, ड्यूटी पे जाना है, वो सब जो है लगभग मान के चलिए अपने पैरों को भिगो के जूते भिगोते भी जा रहे हैं। तो समस्या बहुत बनी हुई है, लोग घर को आके पानी बह रहा है, जिसको लेकर आज हमने रोडवेज में मतलब वार्तालाप करी और एसडीएम साहब को मौके पे, तहसीलदार साहब को मौके बुलाया हमने, यू साहब भी मौके पे हैं हमारे साथ में। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे को कि बहुत जल्दी इसका जो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने नाली बंद कर दी रोडवेज बस अड्डे ने, इसे खोल के इसकी निकासी को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, अंदर बहा देंगे इसी। थाना कालाडूंगी अंतर्गत चौकी कोटाबाग के फतेहपुर क्षेत्र के बेगर नाले में देर शाम 7 बजे एक युवक बह गया। बता दें बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 युवकों का कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। वहीं एक युवक की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा रहा, जिसके बाद उसका शव आज सुबह बरामद कर लिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध चल रहा है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आज हिंदू समाज के लोग गांधी पार्क जसपुर में एकत्र हुए और मशाल यात्रा निकाली। ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर खत्म हुई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदू समाज में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आक्रोश है, जिसका एक छोटे से रूप में जसपुर में भी हिंदू समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, मशाल जुलूस के रूप में से निकलेगा और शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए फिर वापसी गांधी पार्क पर आएगा। मेरा नाम है दीपक कुमार राणा। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वो एक हिंदुओं के खिलाफ जो सोची समझी साजिश चल रही है, जो विदेशों में फंडिंग होती है और फंडिंग के माध्यम से सोच रहा है कि हिंदू समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे प्रयासों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू कहीं पीछे नहीं है। और आज हिंदू पूरे वर्ल्ड में जो है अपने आप को संगठित कर रहा है और उसका परिचय बांग्लादेश में लोगों ने इकट्ठा होकर के ये परिचय दिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए वो लोग भी सब अकेले नहीं, वो भी हमारे सब भाई हैं। उसी एकता को दिखाने के लिए यहाँ पर आज जसपुर में एक विशाल एकता प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जसपुर की प्राची से ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू यदि कहीं भी अगर हिंदू के साथ में कोई भी ऐसा कोई दुष्कर्म किया जाएगा, कोई भी ऐसा काम किया जाएगा, तो हिंदू समाज कहीं पीछे नहीं हटेगा। और वो हिंदू समाज जिसने आज तक सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम किया है, उसको कोई दबाने का प्रयास न कर सके। इसलिए ये एकता का प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये एकता का प्रदर्शन आने वाले समय के लिए उन लोगों के लिए मुजीर होगा जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू समाज बहुत ही बटा हुआ है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान और आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बरसात से काठगोदाम क्षेत्र में आमखड़ी नाले की दीवार टूट गई थी, जिसके चलते आसपास के कई इलाकों में बने लोगों के घरों में पानी और कीचड़ घुस गया था, जिसको प्रशासन द्वारा नगर निगम की टीम से सफाई करवाकर हटाया गया। वहीं कल देर रात फतेहपुर स्थित 52 डाट के पास नाले में काफी पानी आ गया था। इसी दौरान वहां एक कार पानी में तेज बहाव के कारण बह गई। गनीमत यह रही कि कार में बैठे दोनों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो बारिश हुई थी रक्षाबंधन के दिन काठगोदाम क्षेत्र में काफ़ी तीव्र बारिश हुई, 160 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है करीबन 1 घंटे में। उससे जो देवगढ़ नाले की दीवार इत्यादि है वो क्षतिग्रस्त हुई और पानी आबादी में हो गया। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान घर में हुआ है, मलबा जाने के कारण, और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक जगह कारण बहने की सूचना थी। यद्यपि सभी लोग सुरक्षित भी निकल गए और जिन घरों में मलबा दिखता है उनको मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी 100 से अधिक चेक हम लोग वितरित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बारिश का अलर्ट भी है और समय समय पर मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक आवश्यक ना हो तब तक अनावश्यक यात्रा ना करें और नदी और जो गधेरे इत्यादि आते हैं तो उनमें अगर पानी हो तो अनावश्यक रूप से उसे पार करने की कोशिश न करें।
काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। उन भारत माँ के वीरों की तो बात ही बड़ी निराली है। उनके बलिदानों ने दी हम सबको ये खुशहाली है। नमस्कार। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय कुमार टंडन एवं संचालकों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस ये प्रण ले कि इस भारतवर्ष की गरिमा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही आप सभी को भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो। स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें, यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है। साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, LT अजीम, LT मुकेश कुमार, GNM शिल्पा, GNM मनीषा, ATD मनोज, ATD लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। मैं डॉक्टर अब्दुल सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर से आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। उन जिन लोगों ने बलिदान दिया था, उन लोगों को मेरी तरफ से नमन। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में, अपने इसमें एक जोश, एक एंथुजियाज्म, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सहोता हॉस्पिटल, अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेद, काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार को। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों। मैं दिलीप मेहरोत्रा, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर का संयोजक। मैं अपने समस्त काशीपुर वासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इस पर्व को खूब उल्लास से, आनंद से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ समस्त काशीपुर की, प्रदेश की एवं भारतवर्ष की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है। और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए हैं, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिस पर हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी आज भी, ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के डेरिया से है, जहां एक महिला की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल जसपुर लाया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। बता दें, मुजक्किर हुसैन की 22 वर्षीय पत्नी फूल जहां गर्भवती थी, जिसकी अचानक तबियत खराब होने से उसका गर्भपात हो गया, जिसे उपचार के लिए जसपुर के एक निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का लगभग 4 माह का गर्भपात हो गया था, जिसे हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा सफाई करने की बात कही गई और मृतक महिला को गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों की मांग है कि डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम मुजक्किर हुसैन नाम सिद्दीकी है और वाइफ का नाम फूल जहां नाम था जी। उनकी गर्भवती थी, उन्हें किसी हॉस्पिटल लेके गए उन लोगों को जी। प्रेग्नेंट थी, मगर 3 महीने का नुकसान था। ये हॉस्पिटल में लेके गए थे, किलकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए सफाई के हिसाब से। उनसे किसी इंजेक्शन द्वारा से उसकी मृत्यु वहाँ हो चुकी। उन्होंने कह दिया सरोता हॉस्पिटल में ले जाइएगा। वहाँ ले जाने के बाद वो बोले हैं वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, वहाँ ना होकर हमें सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया जी। वाइफ हमारी है। मौके पे प्रशासन से यही कहना है, हमारी मांगे जो हैं उन पे केस करें और हमें इस जांच का मुद्दा है कौन सी चीज़ इन्होंने ऐसी लगाई है जो हमारी बीवी ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास ये फूल जहां जो कि 22 साल की है, फीमेल बताया जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की इनको प्रेगनेंसी थी
कुछ ब्लीडिंग इनको पहले हो गई थी, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उनको आगे इलाज के लिए हॉस्पिटल में बुलाया गया था और उस इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, ऐसा उनके परिवार वालों ने बताया। हमारे पास जब ये पेशेंट आई तो ये 3 बजे लगभग हमारे पास आई है और जब हमने इनको चेक किया कोई बीपी नहीं था, कोई पल्स नहीं मिल रही थी, इनकी धड़कन नहीं थी, इनकी दोनों पुतली फैली हुई थी। तो मृत्यु को लगभग आधे घंटे, पुतली फैल जाती है तो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का ही समय होता है। तो हमारे पास में मृत अवस्था में ही आई थी, तो हमने इनको 3 बजे आई, हमने 3:10 पे लगभग इनको बता दिया था। बाकी पोस्टमार्टम पे ही पता चल पाएगा क्या। नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कल देर रात हुई बारिश ने हल्द्वानी में भारी तबाही मचाई है। देरखड़ी नाले के उफान पर आने से सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और नाले का रुख आवासीय कॉलोनी की तरफ हो गया, जिससे लोगों के घरों में जलभराव हुआ और कई घरों में मलबा भी घुस गया। वहीं निजी स्कूलों की 2 बसें मलबे में दब गई और फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है, जिस पर नुकसान का जायजा लेने नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोग आक्रोशित नजर आए। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक की लागत से देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल कुछ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि स्थिति तो बहुत ख़राब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लोगों ने घर खाली कर दिए, लोग भाग गए, जान बचाई, कोई तिमंजली में आ गया। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई, मलबे में आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। पूरे नाले की जो ऊपर का नाला है उसकी डिसिल्टिंग करवाना और यहाँ से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपदा की तरफ से स्टेट को, स्टेट से केंद्र को करीब 25 करोड़ का खर्चा इसमें भी है। जैसे उधर के नाले में 20-25 करोड़ रुपए का प्रपोजल गया था, वो लगभग स्वीकृत जैसा ही हो गया है रकसिया का। वैसे ही यहाँ का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं। मेरी आज मेयर साहब से, अध्यक्ष जी से, सारे अपने कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, जिलाधिकारी उनसे भी मैंने बात करी, शायद वो भी दौरा करें आज। साथ आने वाले थे, चूँकि मैंने बहुत जगह देखने जाना है इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। इसमें जब 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर से ही चेक डैम बनाते लाने पड़ेगा हमको, जो आगे के नाले हैं जहाँ से पानी आ रहा है, जिससे बड़े पत्थर, गाद सारी उनमें भरते जाएगी, एकदम नुकसान नहीं होगा और पानी के बहाव में उतना बल भी नहीं रहेगा, बहुत क्षीण हो जाता है। पहले भी ये सिस्टम था, 9-10 साल पहले ये सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था, उसके बाद से इसकी सफाई नहीं हुई। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसिल्टिंग करने पर थोड़ा सा बैन लगाया हुआ है, तो उसका लॉजिक क्या है, कैसे खुलेगा, उसको आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट समझाएगा। काफ़ी तेज़ जो बारिश है, लगभग 160 mm 1 घंटे के अंदर बारिश हुई है और एकदम एक एरिया में ज़्यादा पानी आने की वजह से ये जो नाला है हमारा आमपानी नाला, इसमें काफ़ी मलबा और बोल्डर्स आए, तो उसकी कुछ दीवार क्षतिग्रस्त होने की वजह से आबादी की तरफ पानी भर गया। काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 300-400 लोग हैं जिनके घरों में थोड़ा बहुत जो है पानी गया है। कुछ लोगों के घरों में ज़्यादा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। तो हमारी जो टीमें हैं वो कल रात से ही यहाँ लगी हुई हैं। नगर निगम स्ट्रीट्स की सफाई करवा के वहाँ पर जो चूना छिड़काव वगैरह है वो सारी चीज़ें भी करवा रहा है, फॉगिंग वगैरह भी करा रहा है, और जो लोगों को जिनको हेल्प चाहिए अपने आंगन वगैरह क्लियर करने के लिए, उसमें भी नगर निगम की टीमें मदद करा रही हैं। तहसील की टीमें जो नुकसान है उसका आकलन कर रही हैं। लगभग 100 लोगों को अभी रात से अभी तक सहायता राशि जो है वो बांटी जा चुकी है। हमारा यही कोशिश है कि आज रात तक या कल सुबह तक लगभग जो सभी प्रभावित हैं उन सबको सहायता राशि बच जाए, और अन्य भी जो सुविधाएं हैं, जो भी राहत हम इस वक्त में दे सकते हैं लोगों को, वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ये नाले के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने इसका जहाँ कैचमेंट है वहीं से इसको देखा। 3 नाले आते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तीनों एक जगह पर मिलते हैं। उसमें काफ़ी ऊपर जब पहाड़ों में बरसात होती है या बादल फटता है या ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में बोल्डर्स और मलबे के साथ आता है। ये नाला काफ़ी पुराना है और
समय समय पर छोटे छोटे ट्रीटमेंट के काम इसमें होते रहते हैं। अभी बरसात से पहले भी कुछ चैनलाइजेशन और कुछ एरिया में दीवारें वगैरह इसमें बनाई गई थी, उन एरियाज़ में अभी इस बार सुरक्षित रहा है। जिन जो छूटे हुए एरियाज़ है उसमें कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो उसका दीवार बनाने का काम भी वन विभाग ने शुरू कर दिया है। उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, अगले 3 से 4 दिनों में वो दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए भी अभी वन विभाग, सिंचाई और UUSDA की जो टीम है वो एक जॉइंट सर्वे, इनकी टेक्निकल कंसल्टेंसी कल आ जाएगी और मॉर्निंग से ये एक जॉइंट सर्वे कर लेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है, ताकि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके, इस नाले से जो पानी आता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी DPR हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रिपेयर हो जाए, गवर्नमेंट को सबमिट हो जाए, क्योंकि का क्षेत्र है, वहाँ किसी भी तरह का काम करने के लिए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से भी इसमें अनुमतियाँ लेनी होंगी, तो उसकी प्रोसेस भी शुरू करी। छोटे छोटे थे, सब डर गए और किराए में है ना हमारे, हम तो ऊपर 2 मंजिल में रहते हैं। 2009 में आए, तब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद पिछले साल भी आया, पिछले साल भी वही रहा। अब हमें आगे को डर होगी ना, अपने जान माल की डर है। अब कोई किराए में भी रहे तो वो भी परेशान होगा कि हम कहाँ जाए क्या जाए। ये बच्चे की टीम तो अब भी आई है, कह रहे हैं अब तो ठीक हो जाएगा ये तो हमने कहा है उनसे भी ना, प्रशासन की टीम से भी कहा है। अब बच्चे कह रहे हैं हम अपना कमरा बदल लेंगे, मतलब कहाँ बदलेंगे, तो कहीं भी आ सकती है ना, आप हमारे वहीं नहीं आई, कहीं भी आ सकती है। तो इसके लिए भाई इतना ही हम कह सकते हैं। आपदा राहत जो मिली आपको, उससे संतुष्ट हैं आप? अब संतुष्ट क्या है, अब ऐसा भागते भुगते की लंगोटी आते वही है बस, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब सबको मिली थी तो हमने भी ले क्या होना चाहिए, समाधान क्या है? समाधान क्या है, वहाँ ऊपर जो है उसको सही करा जाए, समाधान यही। पैसे से कुछ नहीं होता है बताइए। अब सबने अपने जीवन की कमाई यहीं पर लगाई है, अपने अपने मकान बनाए हैं, सब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हमारा मकान सबसे पहला है यहाँ पर, जब बना है ना, तब यहाँ सारे इधर खेती करते थे लोग। प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा हल्द्वानी से काठगोदाम तक नैनीताल रोड में बड़े वाहनों की पार्किंग को 1 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी बड़ी बसों व अन्य वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ गया है। नैनीताल रोड पर बसों की पार्किंग करने वाले 40 वाहनों के अब तक चालान भी काटे जा चुके हैं, जिसके साथ ही सिडकुल में चलने वाली बसें व अन्य बसों के संचालकों व मैनेजर के साथ मीटिंग करके उन्हें निर्देश भी दिए गए थे कि वह नैनीताल रोड से वाहन पार्किंग हटाकर अपनी पार्किंग स्वयं तलाश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर RTO नंदकिशोर का कहना है कि अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि नैनीताल रोड पर जो भी गाड़ियाँ गलत तरीके से पार्क हो रही हैं उनको हटाया जाए। तो उस क्रम में लगातार हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। गत दिवस 2 दिन पहले ही हम मेरे द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जॉइंट रूप से सर्वे भी किया गया था और उनके चालान भी किए गए थे। लगभग 40 वाहनों के चालान हुए हैं। हमने इन संबंध में मीटिंग भी बुलाई थी लोगों की, जो भी वहाँ पर जिनकी गाड़ी खड़ी होती है उन सबको बताया भी गया है। उसके बावजूद भी कुछ गाड़ियाँ वहाँ पाई जा रही हैं, तो उनकी चालान की धनराशि लगातार बढ़ाई जा रही है और जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार चालान की धनराशि बढ़ाई जाएगी। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो वहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं कि वहाँ ना खड़ी करें, अन्यत्र अपने लिए स्थान तलाशें और उस स्थान को मुक्त रखें, ताकि वाहनों के जाम से बचाया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। हल्द्वानी गौरवपड़ाव के पास हरिपुर पूर्णानंद गांव के लोग पिछले 18 दिनों से NHAI के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था, तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पूर्णानंद गांव के सामने आरओबी यानी ओवरब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ 220 मीटर रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि 2024 में जब आरओबी बनाया जा रहा है तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे कि दोनों तरफ के गांव जलभराव की चपेट में आ गए हैं। लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं और हल्की सी बरसात में पूरे इलाके में घरों में और फसलों में पानी भर जाता है। लिहाजा ग्रामीण पिछले 18 दिनों से व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम आज यहाँ पर 18 दिन हमें हो चुके हैं। हम हरिपुर पूर्णानंद वासी सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर NHAI ने ऐसी स्थिति बना दी है, जो पूर्व में यहाँ पर 2012 में गजट निकला था और 2013 में ये आपत्ति वो सब निस्तारण हो गए। ये जब 3D हुआ तो उस समय यहाँ के जो जिम्मेदार परियोजना अधिकारी थे ये NHAI के, और इनकी जो कार्यदायी संस्था थी सद्भावना, तो उस समय ये अधिकारीगण और इंजीनियरगण यहाँ पर आए थे मौके में। मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद की जमीन गई है। हम 3 परिवार की यहाँ पर करीब 35-36 बीघा जमीन गई है। तो उनके उस समय के अधिकारियों ने हमसे ये बोला था कि हम ये आरओबी हमें यहाँ बनाना होगा,
तो हमें आरओबी बनाने के लिए 220 मीटर एक तरफ 220 मीटर एक तरफ ये ढलान ले जाना होगा। लेकिन उस समय ये किसी कारणवश ये नहीं बन पाया एनएच। आज ये 2024 में बनने जा रहा है, तो ये आरओबी इनका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ ब्रिज के पूरब की तरफ इन्होंने 300 मीटर बनाया। रोड के लिए बैठे हैं, पानी की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोड इतनी ऊंची कर दी कि सारा पानी कॉलोनियों में घुस रहा है और बच्चे स्कूल जाने में कोई गिर रहा, कोई वापिस आ जा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि ये रोड नीची हो जाए और ये रोड का पानी सब नालों में चला जाए, इसको सही कर दिया जाए। बस रास्ता बिल्कुल बंद है, पानी सब कॉलोनियों में भर रहा है। ये कम से कम 100-200 फीट ऊपर आ गई हैं सड़कें और शहर का पानी सब यहाँ को बहते जा रहा है। ये नहीं बैठते हैं तो शाम को काम करने रात में चोरी करके सारा भर देते हैं, तो कौन देखेगा रात में? अगर उन दिनों हमने देख लिया होता तो ये नहीं होता। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस 77वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आगामी आने वाले दिन में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मंगल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां देता हूं। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रवि कुमार प्रजापति, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 40 से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आने वाले रक्षाबंधन पर सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम है और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं इस भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पे आके राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला, इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना। धन्यवाद। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं।
नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा सदा ये जान लो, गणतंत्र देश के वासियों कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, फर्स्ट क्राई के पूरे परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन वीरों को नमन करें जिनके कारण हम स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन त्योहार की भी आप सभी को शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन फर्स्ट क्राई के साथ अपने बच्चों को दे विशेष उपहार और उनके त्योहार को बनाएं और भी खास। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी, जिसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार के द्वारा लोहाघाट के छमनिया चौड़ में लाखों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 400 मीटर का यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है लोहाघाट में और इसको हमारी कंपनी राइज गोयल कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। तो अभी इसका काम चौथे चरण में चल रहा है। इसमें एक्सक्यूवेशन का काम हो चुका है, GSB का काम हो चुका है इसमें और अभी BMBC हो चुकी है। इसके बाद इसमें सिंथेटिक का काम रह जाएगा, टर्फ का काम। तो मतलब कहेंगे सर काफ़ी क्वालिटी मेंटेन की गई है, इसमें काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। मतलब क्वालिटी काफ़ी चेक हुई है इसकी हर चीज़ में। तो पहुँचेगा इससे? जी सर, यहाँ के एथलीट्स हो गए, यहाँ के जो प्लेयर हैं उनको काफ़ी इससे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे नेशनल लेवल के लिए खिलाड़ी काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे इसमें। सर मे बी नवंबर दिसंबर तक हो जाए कंप्लीट। अब ये मौसम पे डिपेंड करता है सर। मतलब जी सर हो जाएगा। तो जी क्वालिटी बढ़िया मेंटेन करी गई है सर। इसमें हर चीज़ की टेस्टिंग हुई है, लैब टेस्ट हुआ है हर चीज़ का। सारे जितने भी स्टोन थे, जितने भी विटामिन था, हर चीज़ का लैब टेस्ट हुआ है सर। क्वालिटी काफ़ी मेंटेन की। बुधवार को लोहाघाट क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा नगर में निकाली गई भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में 54वें कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर मठाधीश स्वामी मोहनानंद के दिशा निर्देश पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मठाधीश श्री ऋषेश्वर मंदिर लोहाघाट, यहाँ पर 54वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हो चुका है। जैसा कि 54 वर्ष पूर्व स्वामी हीरानंद जी के द्वारा यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मेले का शुभारंभ किया गया था। 38 वर्षों तक स्वामी जी इस आयोजन को करवाते रहे। उसके बाद लगभग 14-15 वर्षों से मैं इस आयोजन को करवाता हूँ। तो सभी क्षेत्रवासी जैसे हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर बढ़ चढ़ के आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। सभी माताएं बहनें नगर की, लोहाघाट की और 12 गाँव की माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर के गई हुई है। आज से भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा के रूप में शुभारंभ हो चुका है। 3 विद्वान संगीतज्ञ और 3 ब्राह्मण और रमेश दास जी महाराज कथा व्यास द्वारा यहाँ पर भागवत कथा। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वह 26 तारीख को किया जाएगा। 26 तारीख को रात्रि में 12 बजे तक यहाँ पर भजन पूजन यह आदि महोत्सव का आयोजन होगा। जो रात्रि जागरण किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर वह रात्रि 8 से 12 बजे 26 तारीख को किया जाएगा।
और 26 अगस्त को रहेगा। 27 अगस्त को यहाँ पर पूर्णाहुति होगी भागवत जी की, और 1 बजे से लेकर के प्रभु इच्छा तक यहाँ पर भंडारा रहेगा। जैसा कि हमारे क्षेत्र का ऋषिश्वर मंदिर का जो जन्माष्टमी महोत्सव का भंडारा है, यह भंडारा संपूर्ण कुमाऊं में बताया जाता है कि सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर होता है। और हमारा यह कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कुमाऊं भर में इसके नाम से लोहाघाट क्षेत्र की प्रशंसा होती है। और बहुत बढ़िया भव्य महोत्सव इस वर्ष भी हम आयोजित कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ किया जा चुका है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस के पास एक परिवार छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद दूसरे पक्ष से कहासुनी के साथ ही महाभारत शुरू हो गई। विवाद शुरू होते ही कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया तो पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम आए थे, जो मेरी मौसी की बेटी है ना, वो काम पे जाती है। जो बराबर वाला पड़ोसी, उसको 3 लड़के हैं तो उसको ना बड़ा वाला लड़का टॉर्चर करता है। तो उसने कई बार का चांस हो गया। आज उसने उसकी मम्मी से शिकायत करने के लिए घर में गई। उसकी माँ ने और दोनों लड़कों ने उसको बुला के अंदर खींच के उसके संग में बदतमीजी की। जब वो चीखने की आवाज़ आई, उसके भाई कहते आज विजय, जब वो गए बचाने तो उसके मतलब बाप ने, शंकर ने और शंकर की घरवाली ने उन लोगों को सिर फाड़ा, पीटा, मारा। फिर ये लोग माँ बेटी हम सब इकट्ठे होकर इनको लेके आए प्रधान के यहाँ मोहन खेड़ेकर समझौते की बात आई। मोहन खेड़े अंकल ने ये बोला था तुम जाओ कोतवाली एप्लीकेशन दो, अपनी वहाँ पे जाकर शिकायत करो। पुलिस वाले, उन लोगों ने 112 पर फ़ोन किया, पुलिस वाले को बुला लिया। पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे, कह रहे तुम भी पहुँचो थाने। दोनों का कहा, दोनों पार्टी थाने आई। उन्होंने उधर से एप्लीकेशन बनवाई, इन्होंने इधर से टाइपिंग करवाई। जब अंदर गए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी तो उन लोगों ने दोनों पार्टी को बुलाया। दोनों पार्टी को बुलाने के बाद दोनों से पूछ रहे थे तो शंकर की घरवाली सरासर झूठ बोल रही थी। तो मौसी ने बोला ऐसी बात ही ऐसी थी। तो वो इन दोनों में हुई। तो फिर पुलिस वालों ने सबको, बहन को, भाई को, सबको आपाधूपी में मारना शुरू कर दिया था। अच्छा, मारा। फिर आपके सामने देखो कितना हाथापाई की है, कितने कपड़े फटे हैं, सबको पकड़ कर, लड़की बच्चा जिसके गोद में उसको भी पीटा है, और जो मेहमान थे उनको भी पीटा है। सबको एक तरफ से हाथ चलाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा धर्मवती नाम है, मैं बुरा रानी से हूँ। बेसिकली फौजी मटकोटा क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी 2 पक्षों के बीच में, जिसके संबंध में शिकायत लेकर के दोनों पक्ष जो है सुबह आज कोतवाली आए थे। और उस दौरान जब है दोनों पक्ष अपनी अपनी बात जब पक्ष रख रहे थे तो उस दौरान पुनः उनके मध्य में आपस में फिर से कहासुनी और वहाँ पे धक्का मुक्की हो गई। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक पक्ष को थाने के अंदर, एक को बाहर किया जा रहा था। उसी दौरान थोड़ा सा ये आपस में खींचतान इसमें हुई है, और बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने तेवर तल्ख कर दिए हैं। विपक्ष सत्र को बढ़ाने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा शासन काल से यह रवायत शुरू हो गई है कि सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम अवधि सत्र संचालित करने वाला राज्य उत्तराखंड है और राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको सदन के भीतर उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार महज अनुपूरक बजट को पास करने के लिए सत्र संचालित कर रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारी नियमावली है स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 7 दिन का सप्ताह करना चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। सबकी शुभकामनाएं रहीं। तो मैं यहाँ इस चुनाव के बाद आया हूँ। पहला सत्र है मेरे इस कार्यकाल में और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। आपदाग्रस्त है इस समय प्रदेश, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, सफ़ेद और लाल राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उसमें यूनिट लगातार काटी जा रही हैं। जो गरीबों को लाभ सरकार की योजनाओं से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड सही तरीके से नहीं चल रहा है। मैं मंगलौर के एक हॉस्पिटल की बता दूं, मंगलौर के हॉस्पिटल में 2000 पेशेंट हैं टीबी के और 5 महीने से टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए पूरे प्रदेश में क्या होगा। तो आप तो टीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो टीबी बढ़ेगी इससे। तो ये विषय सारे हम लेकर सदन में लाना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन में क्या करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि सदन के कार्यकाल को बढ़ाइए, सदन को विस्तृत रूप से चलाइए। भाजपा के लोग भी इसमें विषय लाना चाहते हैं। गंग नहर पर 150 साल पुराने पुल हैं, टूट गए हैं, टूटने की कगार पर हैं। उत्तराखंड में कितने ऐसे पुल हैं, वरना मोरबी जैसा कहीं भी कोई कांड हो सकता है। तो ये चर्चाएं जब होंगी जब सदन चलेगा। 3 दिवसीय सत्र का आज से आगाज हो गया है। पहले दिन सत्र शुरू होते ही दिवंगत 2 विधायकों का शोक संदेश पढ़ा गया, जिसमें पूर्व केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत व पूर्व चंपावत विधायक कैलाश गहतौड़ी शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र को लेकर कहा कि कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा एवं राज्य सरकार का जो सामान्य बजट आया था उसको ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए इस अनुपूरक बजट को लाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से सदन के भीतर सकारात्मक रुख अपनाने की भी अपील की है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतौड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। किच्छा से सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने को लेकर सिरौली कला के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने का विरोध किया। उन्होंने सिरौली कला को ग्राम पंचायत बनाने का विरोध किया। वहीं डीएम के कार्यालय में मौजूद न होने पर एसडीएम पंकज उपाध्याय को आपत्ति दी गई। बता दें, उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के सचिव को भी डाक द्वारा आपत्ति की प्रतिलिपि भेजकर सिरौली को नगर पालिका परिषद किच्छा में ही सम्मिलित करने की मांग भी की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सिरौली कला में
सरकार द्वारा भी पता लगा कि सिरौली को किच्छा नगर पालिका से अलग कर दिया है। सिरौली कला के जो 3 वार्ड थे 18, 19, 20 उनको अलग कर दिया है। इस संबंध में यहाँ पर हम आए थे कि सरकार ने ग्राम सभा जो बनाई है उसमें अगर ग्राम सभा ही रहेगी तो वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा, और हम पहले की तरह आज मांग करते हैं कि अगर नगर पालिका से अलग कर रही है सरकार तो उसको नगर पंचायत बनाया जाए। नगर पंचायत में जैसा कि अभी व्यवस्था चल रही है कूड़े की गाड़ियों की, स्वीपर झाड़ू वालों की, लाइट की व्यवस्था की, निर्माण कार्यों की, वैसे ही सुचारू रूप से चलती रहेगी। और पहले भी सरकार द्वारा सिरौली को नगर पंचायत बनाया गया था, तो हमारे ही सिरौली कला के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। उसका आज हमें परिणाम गांव के रूप में देखने को मिल रहा है। मैं एडीएम साहब से यही दरख्वास्त करता हूं कि हमारे यहाँ जो पत्र है उसको शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ कि हमारे सिरौली कला को ग्राम सभा ना बनाया जाए, नगर पंचायत बनाया जाए, और उससे ही हमारा विकास हो पाएगा। क्योंकि ग्राम अब सिरौली कला जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, वहाँ सिर्फ वोट 14,000 हैं और जनसंख्या लगभग 40,000 के पास है, और बहुत सी सड़कें कच्ची हैं जिसमें ग्राम सभा में उसका विकास नहीं हो पाएगा। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये पत्र शासन तक, सरकार तक आज ही इसको भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। मल्ला भैंसकोट राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ से निलंबित शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु द्वारा 2 दबंगों के साथ मिलकर मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को धमकाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। निलंबित शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 सप्ताह से अधिक समय से कर्मचारी एवं शिक्षक पूरे कुमाऊं मंडल में धरने पर बैठे हुए हैं। चंपावत में भी कर्मचारी एवं शिक्षक संगठन बीते दिन मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में धरने पर बैठे। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनपद अध्यक्ष नागेंद्र जोशी की अध्यक्षता एवं हिमांशु मुरारी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में सभी कर्मचारी एवं शिक्षकों ने एक स्वर में ऐसे विवादित शिक्षक को जिले से बाहर संबद्ध करने तथा अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान पर आज यहां पर 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया और मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत द्वारा श्री घिसियावन प्रसाद जो विवादित शिक्षक हैं उनके जनपद चंपावत से अन्यत्र संबद्ध करने की संस्तुति भेज दी है। यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक ही मांग है कि श्री घिसियावन प्रसाद जी को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कुमाऊं मंडल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि विभाग के अधिकारी इनका कुमाऊं मंडल से बाहर स्थानांतरण नहीं करते हैं और भविष्य में इनके विरुद्ध कोई आंदोलन किया जाता है तो इसे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेवार रहेंगे। और यहाँ पर आज हम अगले विभाग के फैसले तक इस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। यदि 1 सप्ताह के भीतर इसमें कोई निर्णय नहीं होता है तो पुनः फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जब तक इनका स्थानांतरण इस मंडल से बाहर नहीं होता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।